तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज वापस चलते हैं गुजरात, जहाँ हमने 3 एपिसोड बनाए थे उस शख्स के ऊपर जो आज अपनी पैरोल पूरी होने के बाद वापस अहमदाबाद जेल में पहुँच गया है। अब शायद जब तक उसकी नेक्स्ट पैरोल नहीं होती उससे बात नहीं हो सकेगी, लेकिन जितने किस्से कहानियाँ उसने सुनाए हैं वो अपने आप में एक खजाना है। अभी बहुत कुछ बाकी है। आशा करते हैं कि वो जल्दी फिर एक पैरोल पे आए और फिर हमसे बातें करें। उत्तर प्रदेश की अंडरवर्ल्ड का बहुत कुछ निकलना बाकी है। सुभाष सिंह ठाकर के साथ किए उसके काम बताने अभी बाकी है। मुख्तार अंसारी के साथ क्या रहा उसका रिश्ता, वो बात अभी करनी है। और कमलनाथ राय के साथ जो काम किया वो अभी बाकी है। तो ऐसे लोगों के साथ क्यों, कैसे, कहाँ, कब ये सब हो जाता है, ये अपने आप में एक बहुत दिलचस्प और अद्भुत किस्म की कहानी होती है। आज बात करेंगे गुजरात के उस कत्ल की जिसकी वजह से ये आदमी आज जेल में है और जिस कत्ल के लिए इसको 2.25 करोड़ रुपए की सुपारी मिली। क्या था ये पूरा माजरा? जैसे मैंने कहा, मेरे दोस्तों ने बताया कि ये तो एक फिल्म का स्क्रिप्ट है, तो मैंने कहा ठीक है, आप फिल्म बनाइए, स्क्रिप्ट मैं लिख दूँगा। खैर, आज आपको वो स्क्रिप्ट सुनाते हैं। इस कहानी मैं थोड़े अलग तरीके से सुनाऊंगा, शुरू से एंड तक। जैसे एक बुज़ुर्ग आपको बच्चों को एक कहानी सुनाता है, उस तरीके से इसको खबर के अंदाज में नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ बनावटीपन नहीं है। मुझे इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मिर्च मसाला लगाने की कोई इसमें गुंजाइश ही नहीं है। सीधी सादी कहानी आप सुनिए। गुजरात का एक शहर बोटाद, वहाँ पे 2 अच्छे खाते पीते खानदान। एक खानदान जिसको काठी कहते हैं, काठियावाड़ी, भरत वाला, और उसके पिता, उनका परिवार। उनके 3 बच्चे होते हैं, 3 लड़के, सबसे बड़ा अजीत, दूसरा भरत और तीसरा रंजीत। दूसरी तरफ युवराज परमार और उसकी फैमिली, जो क्षत्रिय कहते हैं, राजपूत अपने आप को मानते हैं। ज़मींदार किस्म के लोग, बहुत पैसा, समाज में रुतबा, आसपास के गांव में सरदारी चलती है, हुक्म चलता है। और शहर में ये वाला VALA जो फैमिली है, वाला फैमिली, इनकी बहुत चलती है। बहुत पैसा, इनके वो थिएटर हैं, सिनेमाज हैं, सिनेप्लेक्स हैं, मल्टीप्लेक्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है, बहुत कुछ। ये बात चलती है 2000 तक। आज से 23 साल पहले से ये कहानी शुरू होती है। अब इन दोनों परिवारों का आपस में बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं। राजपूत परिवार का बेटा युवराज परमार और वाला परिवार का सबसे छोटा बेटा रंजीत वाला, ये हम उम्र होते हैं दोनों। उस समय 21 साल, 19 साल के। आज दोनों की उम्र 42-43 साल है। इनकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है, भाइयों की तरह रहते हैं, एक दूसरे के लिए जान देने तक तैयार होते हैं। इसी रिश्तों के चलते चलते, चुपके चुपके, बिना किसी को खबर लगते, युवराज परमार जो राजपूत है, उसकी बहन जो उससे 1 साल छोटी है, उसकी और रंजीत की दोस्ती हो जाती। लेकिन दोनों परिवारों में से किसी को खबर नहीं लगती। अब देखिए जवानी का काम, यंग उम्र। 23 साल पहले वो 20 साल का रंजीत था, 20 साल का युवराज था।
18-19 साल की युवराज की बहन थी। ना इस घर में पैसे की कमी थी ना उस घर में पैसे की कमी है, लेकिन वो जो हमारे गोत्र जात पात वो नहीं मिलते। राजपूत अपने आप को वाला फैमिली से सुपीरियर मानते। उनका ये मानना है कि हमारे घर की लड़कियां सिर्फ हमारे राजपूत खानदान में शादी करेंगी, दूसरी किसी जात वाले से नहीं करेंगे। अब अंदर खाते ये बात चलती रहती है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। अचानक एक दिन बात खुल जाती, वो भी तब जब इन दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी तो हो गई, लेकिन युवराज परमार और उसकी फैमिली को ये बात बर्दाश्त नहीं थी। उनका वो जो कहते हैं जिसको राजपूती खून, वो खौल जाता है और वो आदमी एक सख्त खाने के लहजे में आ जाता है। जिस दिन बहन की डोली उठती है, अपने घर जाती है वाला परिवार में, उसी दिन युवराज कसम खाता है कि मैं परिवार के एक एक मर्द को मारूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और शादी के 8 महीने के अंदर अंदर 2000 सन 2000 में शुरू में शादी होती है, एंड में जाके 2000 के, आज से 23 साल पहले, वो आदमी भारत वाला जिसका अभी 2014 में मर्डर किया और अपने जो इनका एक तरीके से जवाई था, सन इन लॉ था, रंजीत, उसके पिता का 2000 में मर्डर कर देता है। कि आपकी हिम्मत कैसे हुई एक राजपूत लड़की से अपने बेटे की शादी करने की। और उस कत्ल में युवराज के साथ उसका सगा चाचा, उसके पिता का छोटा भाई, वो भी शामिल था। उस कत्ल के बाद युवराज हाजिर हो जाता है, पकड़ा जाता है और उसको उम्र कैद की सज़ा लगती है। इन बिटवीन उसकी बहन, जिसके पति को युवराज और उसके चाचा ने मारा था, वो उस घर में बड़े आराम से रह रही है। हालांकि ससुराल में ससुर का मर्डर होने के बाद भी उन घर वालों ने इस लड़की को कोई तंग नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है, अजीब भी लगती है। लेकिन उसके पहले जब उसकी शादी नहीं हुई थी, पैसा तो था वाला परिवार के साथ, लेकिन उसके घर में आने के बाद इनके जो बिजनेस में पैसे में जो दिन रात चौगनी बढ़ोतरी होने लगी, उनको कहीं ये लगा कि ये परमार लड़की जो हमारे घर में आई है, ये लक्ष्मी का दूसरा रूप है। वो उसको देवी समझने लगे। हालांकि उसके भाई ने उनके पिता का मर्डर किया था, लेकिन उस लड़की को उन्होंने बिल्कुल तंग नहीं किया। तंग करते भी कैसे, लव मैरिज, उनके लड़के का भी कसूर था, जहाँ उसकी मर्जी थी, अब भुगतना तो पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एडजस्ट किया। ये बहुत अजीब लगता है, आज ज़िंदगी में ऐसा बहुत कम होता है। वो आम फैमिली होती, कहती ठीक है तुम्हारे भाई ने इतना बड़ा कांड कर दिया, जाओ अपने घर अपने भाई के पास जाओ। जहाँ कहीं ना कहीं शायद ये लोग इस बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे कि अगर आगे बात बढ़ेगी तो रंजीत और युवराज और उसके रिश्तेदार और भी कुछ कर सकते। और दूसरा, वो इसलिए भी चुप रहे कि वो तो अभी उम्र कैद हो गई है, जेल में है, आएगा तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, बहन अपने आप मना लेगी। लेकिन बात हुई नहीं। जैसे ही उसकी सज़ा पूरी होने वाली होती है, उम्र कैद तो आजकल बहुत देर तक चलती है, लेकिन युवराज ने जो प्रण लिया था, वो जो राजपूतों में एक चलता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, उस आदमी ने लिया था कि इस घर के एक एक मेंबर को मारूंगा, मेल मेंबर्स को, औरतों बच्चों को नहीं। तो 2014 में वो घर के किसी फंक्शन का बहाना लगा के पैरोल पे आता है, जब
सबको लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। रंजीत और उसकी पत्नी, वो औरत है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरे पास नाम है उसका, उनके बच्चों के नाम भी हैं। आज वो 18-18, 19-19 साल के हो गए। तो उनके बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए। 2014 में 11-12 साल के बच्चे हो गए। एक लड़का एक लड़की है, उनके बड़े हो गए। इनको लगा कि अब युवराज और उसके फैमिली कोई और एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि अब बात भी पुरानी होगी और बच्चे भी हो गए, और इस घर में उनकी बहन को कोई तकलीफ भी नहीं है। तो इस किस्म का माहौल, लेकिन नहीं, उसके बिल्कुल उलट हुआ। युवराज 2014 में पैरोल पे आता है और फिर अपना वादा पूरा करने के लिए तिकड़म लड़ाता। उसको एक डेयर डेवल कंट्रैक्ट किलर चाहिए होता है, जिसका निशाना खाली नहीं जाए। उसने अपने लेवल पे उस कंट्रैक्ट किलर की बहाल शुरू की, ढूंढना शुरू किया, और उसके सोर्सेज के थ्रू उसको मनीष सिंह ठाकुर का पता चलता है। अब मनीष सिंह ठाकुर जब पूरी बात सुन लेता है तो उसको भी लगता है कहीं ना कहीं कि ये बड़ा केस है, इज्जत का सवाल भी है। मनीष सिंह ठाकुर भी राजपूत हैं, तो राजपूत और राजपूत दोनों का प्राइड एक जैसा, एक कम्युनिटी की, एक गोत्र जात की सांझ। तो वो आदमी ये काम लेने को मान जाता है, लेकिन ताकि ये आदमी कहीं वेवर नहीं करे, कहीं भागे नहीं, कतरा नहीं जाए, तो इतनी बड़ी रकम इसको दी गई, 2.25 करोड़ रुपया युवराज की फैमिली की तरफ से या युवराज की तरफ से वो मनीष जाने। लेकिन इतनी रकम में सौदा तय। अब युवराज तो उसी इलाके का था, उसने पूरी रेकी वेकी करके सब पता था। जब सबको लगता था अब सब शांत है, तभी एक दिन 2014 में ये दोनों लोग जाते हैं। एक इनका ड्राइवर बाहर पेट्रोल पंप के बाहर गाड़ी में बैठा रहता है। अमरदीप पेट्रोल पंप, जो इनका ऑफिस भी था और हेडक्वार्टर भी था, वाला फैमिली, वहाँ पे जाता है। और उनको पता था कि भरत वाला जो बड़ा भाई और अजीत उसका भाई और बीच वाला भरत, ये वहाँ पे मिलेंगे। लेकिन उस दिन अजीत वहाँ पे नहीं था, ना रंजीत वहाँ पे था। अकेला भरत था, अपने ऑफिस में बैठा था, और उसके पास एक शख्स आया हुआ था जो जिसके घर में कोई शादी थी, वो इनविटेशन का कार्ड देने आया था, इनवाइट करने आया था। तो ये अंदर घुसते हैं और गोलियां चलाते हैं, और बेचारा वो जो घर में शादी का कार्ड देने आया था, भरत भाई को भी मार दिया और उस कार्ड देने वाले को भी मार दिया। 18 गोलियां चली दोनों के ऊपर, 18 गोलियां। हालांकि आदमी तो 2-3 गोली से मर जाता है, लेकिन एक दहशत का माहौल क्रिएट करने के लिए दोनों ने, युवराज और मनीष सिंह राजपूत ठाकुर ने, 18 गोलियां चलाई। और एक आदमी वहाँ पे जो और था इनका खास, वो बेहोश हो जाता है गोलियां चलते हुए देख के, गिर जाता वहीं पे बेहोश हो। ये समझते हैं कि वो भी मर गया, उसको गोली नहीं मारती। इनको लगता है कि ऑलरेडी गोली लग गई और ये मर गया, लेकिन उसको गोली नहीं लगी थी, वो डर के बेहोश हो गया था। ये लोग वहाँ से निकल जाते, फरार हो जाते, पकड़े नहीं जाते। और भरत के मरने के बाद उसका जो बड़ा भाई होता है अजीत, वो फैमिली का मुखिया बन जाता है। अब देखिए, दूसरी मौत एक फैमिली में हो जाती है, लेकिन फिर भी वाला जो फैमिली है वो युवराज की बहन को कुछ नहीं कहती, उसके साथ कोई ताना मेना, उसको सुनाना कुछ नहीं करते। और वो भी कहती है कि मेरा भाई ने जो किया है गलत किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मैं उसके साथ नहीं हूँ, मेरा घर मेरा परिवार आप हो, मैं आपके साथ हूँ। अब देखिए 2014 में होने के बाद
ये दोनों फरार हो जाते हैं। पूरे इलाके में दहशत का माहौल कि इतने बड़े कांड के बाद इतनी बड़ी फैमिली जिनके पास अपने बॉडी गार्ड हैं, गनमैन थे, सब था, लेकिन कोई काम नहीं आया। अब पुलिस प्रशासन पूरा लगा हुआ है भारत को ढूंढने, अब युवराज को ढूंढने और मनीष को ढूंढने, ये मिल नहीं रहे। 2018 में अचानक खबर आती है कि युवराज का किसी हादसे में डेथ हो जाती है, और उसके पहले थोड़े महीने पहले वो आदमी घर आता है और एक दिन का कोई एक सेरेमनी होती है जिसको डायरो बोलते हैं, उसमें संगीत किया जाता है, भगवान की पूजा की जाती है और उस पर लोग सुनते हैं संगीत को। उसकी एक वीडियो गुजरात में वायरल हुई थी, मेरे पास भी है, मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँ अगर उसमें कॉपीराइट का कोई मसला ना हुआ तो। उसमें युवराज और उसकी मदर, माता उसकी, नोटों की बरसात कर रहे हैं। इतने नोट मैंने हवा में उड़ते हुए कभी ज़िंदगी में नहीं देखे, घर में नहीं देखे, हवा में क्या देखने। वो एक सेरेमनी घर में होती है और उसके थोड़े दिनों के बाद ये खबर आती है कि युवराज मर गया और उसकी बॉडी को घर वाले लास्ट राइट जिसको कहते हैं संस्कार करते हैं, राजपूत ट्रेडिशन से वो भी कर देते हैं। लेकिन वाला परिवार को शक होता है कि इसके पीछे कुछ दाल में काला है। वो अपने असर सूख के साथ पुलिस को कंप्लेंट करते हैं और उसकी जो हड्डियाँ होती हैं जो अगन, उसके बाद वो पुलिस कलेक्ट कर लेती है। वो डीएनए जांच की मांग करते हैं कि ये लाश जो थी ये युवराज की नहीं है, इसके पीछे कोई साजिश है, इसका डीएनए जांच करवाई जाए। और पुलिस को वो जांच करवानी पड़ती है। और जब रिपोर्ट आती है कुछ हफ्तों के बाद, तो जो युवराज के जो दोनों बच्चे थे उनके जो डीएनए सैंपल लिए गए थे वो, और वो जो राख से जो हड्डियाँ मिली थी उनके सैंपल जो हैं वो मैच नहीं हुए। इसका मतलब वो लाश युवराज की नहीं थी। लेकिन 2018 के बाद आज तक वो आदमी लापता है, किसी को पता नहीं कहाँ है। घर वालों का कहना है कि वो मर गया और पुलिस के रिकॉर्ड में क्योंकि लाश जला दी गई, सब क्रियाक्रम हो गया, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी वो मरा हुआ। लेकिन ना तो पुलिस मानने को तैयार है, ना वाला परिवार मानने को तैयार है कि वो इस दुनिया में नहीं। अब ऊपर वाला जाने या युवराज जाने कि वो कहाँ है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क आज भी है। 2021 में 7 साल के बाद पकड़ा जाता है मनीष। वो मैंने किस्सा आपको सुनाया, उसको दोहराऊंगा नहीं। तो पुलिस वालों ने उससे ये बात कम पूछी कि तुमने भरत का मर्डर क्यों किया, वो दूसरा आदमी जो बेकसूर बेचारा वहाँ आया था उसको क्यों मारा, इसका कोई सवाल नहीं पूछा। उसकी जो इंटरोगेशन अरेस्ट के बाद हुई रिमांड लेके, उसमें एक ही बात पूछते रहे कि ये बता कि युवराज कहाँ है। अब वो आदमी कहता है वो तो मर गया। पुलिस वाले मानते नहीं, बहुत मारा इसको, बहुत टॉर्चर किया ये पूछने के लिए कि तुम्हें जरूर मालूम होगा, लेकिन वो सख्त कहता है कि मुझे मालूम नहीं। तो खैर आखिर गुनाह तो किया था, तो अब तक वो जेल में है और केस की सुनवाई सेशन कोर्ट में हो रही है। अब देखिए इस केस का जो गवाह था वो तो मर गया जो साथ में था, और जो आदमी बेहोश हो गया था उसको पुलिस ने गवाह बना लिया। जो बाकी स्टाफर थे सब मुकर गए, हमने कुछ नहीं देखा जी, हम तो टेबल के नीचे छुप गए थे, गोलियां देखी हम तो दूसरी तरफ भाग गए, हमें नहीं मालूम क्या हुआ कमरे के अंदर, किसने गोली चलाई, हमने किसी को नहीं देखा। तो
वो जो बेहोश हो गया था उस आदमी को गवाह बनाया गया, लेकिन कहते हैं कि शायद वो भी मुकर गया है कि मैं तो बेहोश हो गया था, मुझे नहीं पता। अब इनको डर ये है कि अगर ये लोग इतनी बड़ी साजिश प्लानिंग करके भरत वाला को मार सकते हैं तो गवाह को भी मार सकते हैं, कौन रिस्क लेगा। तो अब केस चल रहा है, देखो क्या होगा, देखते हैं। लेकिन ये एक असमंजस अभी तक बनी हुई है कि आदमी है तो है कहाँ, जो मरा था वो असली था कि नहीं था, तो लाश कहाँ से आई। और लाश कोई कमोडिटी तो है नहीं, पानी की बोतल तो है नहीं कि दुकान पे जाके खरीद लाओगे। अगर वो आदमी जिंदा है तो लाश किसकी थी, एक और सवाल खड़ा हो जाता है। अभी तक किसी की उस इलाके में ऐसी कंप्लेंट भी नहीं है कि हमारा आदमी मिसिंग है, अगर किसी और की लाश जलाई हो। तो ये बहुत बड़ा सवाल इस केस में अभी तक बहुत बड़ा पेच है। लेकिन पुलिस अभी तक उन्होंने इस एंगल को छोड़ा नहीं, ना ही फैमिली ने छोड़ा है। लेकिन आज भी उस फैमिली का एक ही आदमी बचा है, रंजीत। भारत के मर्डर के थोड़े सालों बाद बड़े भाई अजीत ने दारू पीना शुरू कर दिया। हालांकि गुजरात ड्राई स्टेट है, दारूबंदी है, लेकिन वो आदमी फ्रस्ट्रेशन में पहले पिता गया, बाद में छोटा भाई गया, तो दारू पी पी के मर गया। अब अकेला भाई बचा है रंजीत, जिसकी शादी युवराज की बहन से हुई। वो परिवार आज भी खुश है, उनमें कोई आपस में फ़र्क नहीं है। अब वो अपने बच्चों की आगे शादी करने को तैयार है, पुराना भूल के बहुत बिजनेस बढ़ा लिया। अभी मुंबई में प्रोजेक्ट चलते हैं, वलसाड़ में, वापी में, दमन में, गोवा में बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम चालू हैं, अरबोंपति हैं, बहुत काम है। लेकिन ये जो फैमिली में हुआ इसको भूलना भी बहुत मुश्किल है। एक डर उनको अभी भी लगता होगा कि युवराज कहीं से फिर नहीं आ जाए और कोई नया कांड कर दे, अब उसका शिकार होगा तो कौन होगा। ये एक डर है जो उनको शायद उसकी मरने के बाद भी उनको छोड़ नहीं देता, उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।